सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस स्पेशल एमटीपी डिस्कशन वीडियो जहां पे हम सीए फाइनल डीटी के मई 25 के एमटीपी सीरीज का पहला एमटीपी जो रिलीज किया आईसीआई ने उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो एमटीपी अपने आप में ना कैसा एमटीपी है, हाउ वुड आई रेट दिस एमटीपी, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आपको बताऊंगा कि एमटीपी को कितना रेट करना चाहिए, आपने अगर खुद से सॉल्व किया तो कितने मार्क्स आपको आने चाहिए एंड कैसे अटेम्प्ट करना है इस एमटीपी को, जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो अगर चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज योर लाइक इज माय मोटिवेशन। योर लाइक, योर कमेंट, योर सब्सक्रिप्शन इज माय मोटिवेशन। वही मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस को जल्दी से जल्दी लेके आने के लिए। ओके सर, सबसे पहले पहली बात तो ये चीज जान लो कि 70 में ना आईसीआई ने कोई मेहनत नहीं की। 1% की, 1% भर की मेहनत होती है ना कहीं से नया क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए, नहीं, कुछ भी नहीं किया उसने। जो केस स्टडी राइजेस की केस स्टडीज दे रखी है उसमें 35, उसी में से दो केस स्टडी उठा के पटक दी बिल्कुल यहाँ पे। तीसरी केस स्टडीज लाए, वो भी बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अननेसेसरी सी केस स्टडी ला के दे दी। उसके अलावा जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव है, लेकिन कुछ कुछ नए एडजस्टमेंट्स पूछे गए हैं। एक बार उसको जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में डिस्कस कर लेंगे। आ जाओ केस स्टडी 1 में। सबसे पहले, जनधन कोऑपरेटिव बैंक फर्निशेस यू इंफॉर्मेशन ऑफ द कैश विड्रॉवल बाय टू कस्टमर्स। दो कस्टमर्स की विड्रॉवल, एक है अशोक मिस्टर ए और दूसरा मिस्टर बबलू। मैं आपको देखना केस स्टडी राइज की एमसीक्यू मैंने करवा रखा है, सेम ये केस स्टडी करवा रखी है। देखना कितना पैसा निकाला मिस्टर अशोक ने, देखा सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाला है। ठीक है, 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख और 25 लाख, यानी कुल मिला के अगर आप ऐड करोगे तो नियरली 105 लाख होता है। यस, 105 लाख होता है। सर कभी भी अगर पैसे आप बैंक से निकालते हो 1 लाख के ऊपर, सॉरी 100 लाख के ऊपर निकालते हो तो 2% टीडीएस कटता है आपको 194 एन में। यानी इसका टीडीएस कटेगा सर 5 लाख पे 2% टीडीएस कटेगा, नियरली 10,000 रुपीज का टीडीएस कटने वाला है। मिस्टर बबलू बबलू मिस्टर बबलू जी ने पैसा निकाला है बैंक से। कितना निकाला? 18 लाख, 23 प्लस 38 कितना होता है? 61 होता है। 61 प्लस 37 इज नथिंग बट 98 लाख रुपीज बैंक से निकाले। क्या टीडीएस कटेगा? राइट आंसर, टीडीएस आइडियली नहीं कटना चाहिए। 100 लाख का थ्रेशोल्ड होता है, उसके ऊपर अगर आप निकालते हो तो ही सब टीडीएस कटता है। टीडीएस कायदे से नहीं कटना चाहिए। अशोक अपना रेगुलर रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। बबलू जी ने अपना रिटर्न पिछले 3 साल से फाइल नहीं किया है एंड कोई ऐसा कस्टमर नहीं इनके अलावा जो कि 10 लाख से ऊपर निकालता हो। बबलू जी ने अगर रिटर्न नहीं फाइल किया तो थ्रेशोल्ड 100 लाख के बदले 20 लाख बन जाता है। इनका 78 लाख पे 2% टीडीएस कटेगा, विच विल बी इक्वल टू कितना होता है? 1,56,000 का इनका टीडीएस कटेगा। एंड अगर मैं आपको एक बताऊं, एक बात याद दे रहा हूँ, एक बात याद दे रहा हूँ, अगर कभी भी अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक होता है, वहां से कोई पैसे निकाल रहे हैं करंट अकाउंट में, या तो अगर कोई पर्सन 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर ले या 50 लाख से ज्यादा विड्रॉ कर ले, सर एसएफटी रिपोर्टिंग करनी पड़ जाती है। बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को एसएफटी रिपोर्टिंग करनी पड़ जाती है, यानी बबलू जी के लिए एसएफटी रिपोर्टिंग भी होगी। क्या अशोक के लिए एसएफटी रिपोर्टिंग होगी? राइट आंसर इज नहीं होने वाली। सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है 10 लाख तो एसएफटी रिपोर्टिंग होती है, अदरवाइज विड्रॉवल में सेविंग्स अकाउंट में कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है। मिस्टर किशोर एक जनधन कोऑपरेटिव बैंक का कस्टमर है, 12 लाख का पेमेंट कर रखा है आउट ऑफ 15 लाख रुपए, जिसने उसने क्रेडिट 15 लाख का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट उसने 12 लाख का ऑनलाइन चैनल से कर लिया। यानी मिस्टर किशोर के बारे में भी एसएफटी रिपोर्टिंग होगी। अगर कोई पर्सन 1 लाख के ऊपर पेमेंट करता है, एसएफटी रिपोर्टिंग हो जाती है। अकाउंट में ही चेक से पेमेंट किया, ठीक है, बिफोर वो बैंकरप्ट हो गया और उसके बाद फिर वो एक्चुअल बैड डेट हो गया, सिंपल, इसका आखिरी बैड डेट हो गया। ठीक है, 20 लाख रुपए का बैड डेट हो गया। 30 सितंबर 2025 को प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने, 2025, 30 सितंबर 2025 यानी ईयर खत्म होने के बाद इनको नोटिस भेजा, जनधन कोऑपरेटिव बैंक में एक नोटिस भेजा कि इसने अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 30 सितंबर तक, 30 अक्टूबर तक फर्निश कर दो। अच्छा एक बात बताओ, एसएफटी फर्निश कब तक करने होते हैं? 31 मई तक फर्निश करने पड़ते हैं। अगर फर्निश नहीं करते तो पर डे की फीस 500 रुपए लग जाती है, लेट फीस 500। 271 एफए हमने पढ़ा हुआ है, 500 रुपए पर डे की लेट फीस लगाई जाती है। अगर एक दिन भी डिले करते हो 500 रुपए की लेट फीस लगाते हो। और सर ध्यान देना, जब तक आपके पास नोटिस आ जाता है और नोटिस में जो डेट मेंशन दे रखी है ना, उस डेट तक अगर आप फर्निश नहीं करते तो उस डेट के बाद से आपके ऊपर 1,000 रुपए की लेट फीस लगाते हैं। यहाँ कहता है नोटिस कब आया? नोटिस आया आपके पास सर 30 सितंबर को। ये हमारे लिए काम की डेट नहीं। हमको बोला 30 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक आपको नोट जमा करा देना एसएफटी। अगर आपने जमा नहीं करवाया तो 30 अक्टूबर तक तो आपके ऊपर 500 रुपए पर डे की फीस लगाई जाएगी, इसके बाद 1,000 की लेट फीस लगाई जाएगी। क्या कह रहा है आगे? सर कह रहा है एज इफ दे आर, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक हाउएवर फर्निश कब किया सर? 25 नवंबर 2025 को सबमिट किया। यानी सर एक प्लस 25 यानी 26 डेज के हिसाब से 1,000 रुपीज की लेट फीस लगेगी इनके पास, यानी 26,000 की लेट फीस बाद की लगेगी। और यहाँ पे कितनी लगेगी? जून के 30 डेज, जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, उसके अलावा सितंबर के 30 डेज और अक्टूबर के 30 डेज। सर कुल मिला के 152 डेज की लेट फीस लगेगी 500 रुपए के हिसाब से।
यानी कुल मिला के 76,000 रुपीज़ की यहाँ लेट फीस लगेगी। ओवरऑल अगर पेनल्टी निकालते हो तो 1,02,000 रुपए की पेनल्टी निकल के आती है। ठीक है? अब एक बार रीड कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। केस स्टडी डाइजेस्ट में इससे बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इसने बहुत सिंपल वाला पूछा हुआ है। ठीक है? व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय जनधन कोऑपरेटिव बैंक? ठीक है, कितना डीडीएस काटना है? सर 10,000 था एंड उसका कितना था? 1,56,000 रुपीज़ था। ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, सी सही है। आइडेंटिफाई अकाउंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। सर बबलू के बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सर उसने 50 लाख रुपए अकाउंट से निकाल रखे हैं, करंट अकाउंट से। प्लस किशोर जिसने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रखा है, बबलू किशोर जहां आंसर हो कर देना। ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। पेनल्टी कितनी लगेगी सर? 1,02,000 रुपए की पेनल्टी लगने वाली। 1,02,000 हमने कैलकुलेट भी कर लिया, नॉट एन इशू। अब सर इसने क्या किया देखो, अब इसने क्या किया देखो, हमारे प्रिय आईसीएआई ने ना क्वेश्चन दिया तो सही, लेकिन आधा क्वेश्चन दिया और आंसर पूरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। इधर देखो, ध्यान से देखो, ये पूरा आईसीआई का निकाला हुआ क्वेश्चन है। आप चेक कर लो, अगर आपको विश्वास नहीं होता देखो। इधर 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 देखो, मार्च 25 का 17 मार्च का एमटीपी है, 2 से 5 का पेपर का टाइमिंग है। देखो इधर, अब आपसे बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, सिर्फ एमसीक्यू में इन्फॉर्मेशन दे दी इसने, सिर्फ एमसीक्यू में इसने इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, क्या कह रहा है? लेट अस अज्यूम दैट ऑन 26 मार्च 2025 को बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जनधन बैंक का। जनधन बैंक पहले एक बैंक चल रहा था, जनधन बैंक, आगे चल के धन वर्षा बैंक बन गया। ये कब? सर 26 फरवरी 2025 को इसका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। अज्यूम करो कि डिडक्शन 32 का साल भर का कितना था? साल भर का डिडक्शन कितना था? 32 लाख रुपीज का। सेक्शन 32 का कितना था? 3.5 लाख रुपीज था। प्लस उसके अलावा फैमिली क्या वीआरएस एक्सपेंडिचर कितना था? वीआरएस एक्सपेंडिचर 30 लाख रुपीज था। सर 30 लाख आपको वैसे भी अलाउ होता नहीं, 30 लाख का 1/5 अलाउ हो जाता है, यानी 6 लाख रुपीज अलाउ होता। कुल मिला के 9.5 लाख रुपीज का ऐसा खर्चा था, जो कि था तो प्रीडिसेसर बैंक का, लेकिन ओवरऑल खर्चा किसको मिलना चाहिए? दोनों को मिलना चाहिए। तो इस 9.5 लाख को अपने को स्प्लिट करना पड़ता है सर, इनके नंबर ऑफ डेज के रेशियो में स्प्लिट करना पड़ता है। कितने टाइम के लिए सर न्यू बैंक एग्जिस्ट करता था, उतने टाइम का खर्चा उसको मिलेगा और बाकी खर्चा पुराने बैंक को मिल जाएगा। सर देखो, स्प्लिट कब हुआ? 26 फरवरी को स्प्लिट हुआ। 26 फरवरी के बाद कितने दिन के लिए नया बैंक एग्जिस्टेंस में है? फरवरी के 26, 27, 28 सर 3 दिन फरवरी के प्लस 31 डेज मार्च के, यानी कहना है सिंपली से कि 34 डेज के लिए खर्चा न्यू बैंक के पास जाएगा। और 365 माइनस 34 डेज यानी 331 डेज के लिए खर्चा ओल्ड बैंक के पास जाने वाला है। यानी कहना है सिंपली से कि कितना स्प्लिट हो जाएगा ओल्ड बैंक के नाम पे? सर 9,50,000 रुपीज इंटू 331 डिवाइडेड बाय 365। 8,61,506 इतना खर्चा होना चाहिए ओल्ड बैंक के नाम पे। जो अपना जनधन बैंक है ना, जनधन बैंक, शायद जनधन बैंक ही था, यस यस, जनधन बैंक के नाम पे इतना खर्चा अलॉट होना चाहिए और बाकी बैलेंस खर्चा सक्सेसर बैंक को मिल जाएगा। अपना ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है सही। ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। ए सही लग रहा है क्या? ओ भाई, क्या कर रखा है इसने? ये देखो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, सी भी सही है। ऑप्शन नंबर ए भी वही बात कर रहा है, सी भी सेम बात कर रहा है। क्या करें ऐसे एक सिचुएशन में? ऐसे को दोनों ही सही करने पड़ेंगे, दोनों ही सही हो जाएंगे। ए भी सही, सी भी सही, जो करके आना हो करके आ सकते हो, दोनों सेम आंसर बात कर रहे हैं। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? बताओ जल्दी, समझ में आया क्या? बड़ा सिंपल सा सवाल था, लेकिन परेशान कर सकता है एग्जाम में। अगर देखा हुआ नहीं होगा, 2-2 एमसीक्यू देखोगे घबरा जाओगे। ठीक है, बात समझ में आती है? यस सर, समझ में आ जाती है। केस सिनेरियो टू एज इट इज केस स्टडी डाइजेस्ट से उन्होंने उठा दिया। जो 35 केस स्टडीज लेके आए थे उसमें सेम टू सेम केस स्टडी उन्होंने उठा दी। देखते हैं क्या बोलते हैं। जाइलो प्राइवेट लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। ठीक है, ये इज अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए। इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। They both are promoted by Aryan, who holds 30% equity share and voting power in Jailo and Yen. The balance sheet of Jailo is as follows. देखो क्या कह रहा है। एक जाइलो करके कंपनी है और एक येन करके कंपनी है। जाइलो इंडियन कंपनी है, ठीक है। उसके अलावा क्या कह रहा है? दोनों को ना आर्यन प्रमोट करता है। आर्यन आर्यन एक पर्सन है। इसका सर बिजनेस इंडिया में नहीं है, नो टैक्स इन इंडिया, टैक्स इंडिया में नहीं लगता। इसके 30% शेयर होल्डिंग जाइलो के पास है और इसकी 30% शेयर होल्डिंग येन की भी आर्यन के पास है। यानी कहना है ऐसे कि ये दोनों आपस में एसोसिएट इंटरप्राइज बन जाते हैं। बिकॉज सिंगल पर्सन होल्ड्स 26% इन मल्टीपल एंटरप्राइजेस ना, तो जो मल्टीपल एंटरप्राइजेस आपस में एसोसिएट बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द सिंगल पर्सन, एसोसिएट बन जाती है फर्स्ट कारण से। आगे क्या कह रहा है देखना। बैलेंस शीट जाइलो की दे रखी है, जाइलो यानी इंडियन एंटिटी की बैलेंस शीट दे रखी है।
पेड अप शेयर कैपिटल 250 मिलियन, ठीक है। लोन कितना 800 मिलियन, ठीक है। येन से कितना लोन मिला? अब देखो लोन कितना मिला हुआ है येन से 620 लाख रुपीस का, 620 मिलियन का लोन ले रखा है और अदर से लोन ले रखा है 180 का। टोटल एसेट्स कितने 1200 के, 1200 का 50% निकालो सर, 600 मिलियन का लोन, 600 मिलियन से ज्यादा का लोन तो सिर्फ एक एंटिटी ने दे रखा है। यानी कहना है सिंपली से कि एक और कारण हमको मिल गया कि आपस में एसोसिएट बन गए जाइलो और येन। जाइलो और येन आपस में एसोसिएट बन रहे हैं बिकॉज ऑफ अनदर रीजन, क्योंकि आपके टोटल एसेट्स का 50% ज्यादा सिर्फ एक ने होल्ड कर रखा है, तो एक और कारण से आपस में एसोसिएट बन जा रहे हैं। इस कारण से सर दो एक और रीजन बन रहा है एसोसिएट होने का, ठीक है। The loan was advanced by Yen to Jailo on 1 July 2025 in rupee terms and carries 6.5% rate of interest. Borrowers of similar risk with not associated enterprise कितना 4% होता। सर देखो 620 जो मिलियन का लोन है ना, 620 मिलियन का लोन, ये येन ने जाइलो को दे रखा है। ये जो लोन है ना येन ने जाइलो को दे रखा है, और सर जाइलो को लोन कितने रेट से दे रखा है सर? 6.5 पे दे रखा, लेकिन आमतौर पे तो 4 में ही मिल जाता है लोन। आमतौर पे 4 पे मिल जाता है, तो इस पे जो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है, क्योंकि जुलाई के बाद से इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो जो इतना इंटरेस्ट है नहीं, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, दिस इज द एक्सेस इंटरेस्ट पेड बाय जाइलो, ये आपका आर्म्स लेंथ प्राइस में एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से महंगा लोन ले रहे हो, महंगा लोन ले रहे हो, तो वो आपका एडजस्टमेंट बनेगा आर्म्स लेंथ प्राइस में। कितना बनेगा सर? 11.625 मिलियन बनना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन पूछेगा तो बताएंगे। Xylo has maintained information and documents in respect of international transaction as it has been prescribed under section 92D. Documents maintain किए हैं, documents maintain किए हैं, ठीक है। But has not reported transaction, सर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं किया। अगर आप ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं करते तो 271 सर जी ए में आपको पेनल्टी लग जाती है, रिपोर्ट नहीं करते तो, ठीक है। Xylo does not makes adjustments if the total income on account of application of provision 10, ठीक है, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन रिटर्न ऑफ इनकम, इसने अपनी एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपने आंसर दो एमसीक्यू 5 से लेके 9 तक के बीच में। जाइलो और जेन येन आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज हैं, क्यों? क्योंकि आपस में आर्यन दोनों का 30% होल्ड करता है। यस, दिस इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। जाइलो और येन एसोसिएट एंटरप्राइज है क्यों? क्योंकि 75% ऑफ द टोटल एसेट्स हैव बीन अवेल्ड बाय लोन। नहीं सर, फालतू बात है। जाइलो एंड येन आर एसोसिएट एंटरप्राइज बिकॉज सर लोन एडवांस बाय येन इज नॉट लेस देन 51% ऑफ द बुक वैल्यू। यस सर, बात सही है, ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। जाइलो एंड यार नॉट एसोसिएट, सर वन और थर्ड आंसर सही बन रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड? सर हमने निकाला था 11.625 मिलियन, 11.625 मिलियन, हमारा 11.625 मिलियन ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। If Xylo has accepted the primary adjustment by the assessing officer on 30th March 2025, अगर आप Xylo ने एडजस्टमेंट कब एक्सेप्ट किया? 31st मार्च 2026 को, तो कितने दिन के अंदर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सर इनको? या तो 90 डेज के अंदर पैसा लेके आना पड़ जाएगा, 90 डेज फ्रॉम दिस डेट। अगर 90 डेज में नहीं ला रहे तो आपको इंटरेस्ट ऑफर करवाना पड़ेगा, या फिर सर आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। सर दो चॉइसेस है आपके पास। अगर जाइलो को पैसा एक्सेस मनी इंडिया में नहीं ट्रीट करवाना, उसको एडवांस की तरह ट्रीट नहीं करवाना, देखो जाइलो के पास, जाइलो को जो एडजस्टमेंट है उसको एडवांस ट्रीट कर दिया, असेसिंग ऑफिसर ने एडवांस ट्रीट कर दिया। एडवांस ट्रीटमेंट से बचाने के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? या तो आप पैसा लेके आ जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल इज ईदर गेट द मनी रिपैट्रिएटेड, या तो आप एडिशनल टैक्स भर दो। दो चीजें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। Excess money which is availed to yen has to be repatriated within 90 days. This is correct option, yes. The excess money which is available within has to be repatriated within 90 days from the date of the assessing officer. Oh, रिटर्न फाइलिंग वाला नहीं, पहला वाला गलत है सर। असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर की डेट से आ जाना चाहिए पैसा। यस। जाइलो हैज टू पे एडिशनल इनकम टैक्स। हाँ सर, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। इधर बी और सी, हाँ सर बी और सी दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप कर सकते हो। या तो असेसमेंट ऑर्डर के डेट से 90 दिन के अंदर लेके आ जाओ, या तो सर आप एक काम करो, आप एडिशनल टैक्सेस भर दो। दोनों चॉइसेस आपके पास बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी बन जाता है आंसर। क्या समझ में आ रहा है ना? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं किए हुए होंगे तो गलत हो जाएगा। Xylo has accepted primary adjustment by the assessing officer. सर प्राइमरी एडजस्टमेंट कब ऑफर किया? सर 90 डेज के अंदर पैसे लाने पड़ेंगे। Assessee has not repatriated money. सर रिपैट्रिएट नहीं किया गया। What would be the consequences अगर एडिशनल टैक्सेस नहीं पे करना चाहते? तो भाई साहब इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट किस रेट से ऑफर करते हैं सर? अगर रुपी टर्म्स में है तो 1 अप्रैल 2026 की जो एसबीआई का रेट है उस पे 3.25% का मार्कअप अपने को ऑफर करना पड़ता है इंटरेस्ट में। तो 1 अप्रैल 2026 का कितना परसेंट है सर? 10% रेट है, 10% रेट है। 10% में 3.25 का मार्कअप ऐड करेंगे, इस पे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे। किस पे इंटरेस्ट लगाएंगे? अपने को कितना लगाना पड़ जाएगा? कितना एडजस्टमेंट से प्राइमरी एडजस्टमेंट कितना बनेगा अपना? 11.25 मिलियन, 11.625 मिलियन।
1.5403,125 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। सही है यार, देखो दिल से की हुई चीजें गलत नहीं होती। नाइन्थ क्वेश्चन इज समथिंग जहां पे आप गलती कर जाओ। नाइन्थ क्वेश्चन इज समथिंग जहां आप गलती कर जाओ। What factor is relevant in determining whether penalty is leviable under section 270A of Income Tax Act? बताओ कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाने चाहिए कि 270A में पेनल्टी लगा रहे हैं। देखो 270A क्या बात करता है सर, अगर कभी भी आपने कोई टैक्स की चोरी कर रखी है तो उसको या तो मिस रिपोर्टिंग मानेंगे या तो उसको अंडर रिपोर्टिंग मानेंगे, ऐसा मानते हैं हम। नॉर्मली देयर आर सिक्स इंस्टेंसेस होते हैं जिसके कारण से ना वो अंडर मिस रिपोर्टिंग मानी जाती है, एल्स उसको अंडर रिपोर्टिंग मानते हैं। नॉर्मली 6 इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें उसको आप मिस रिपोर्टिंग मानते हो, उसमें से उसके अलावा अंडर रिपोर्टिंग मानते हैं। तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर आप कभी धोखाधड़ी करते हो ना तो इट इज अज्यूम्ड कि आपने मिस रिपोर्टिंग कर रखी है। ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर आप कोई धोखाधड़ी करते हो तो उसको मिस रिपोर्टिंग मान के उस पर 200% टैक्सेस लगाते हैं। Xylo हैज मेंटेन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो सफिशिएंट है इसलिए अंडर रिपोर्टिंग मानना पड़ेगा अपने को। नहीं सर, नॉट अंडर रिपोर्टेड इनकम सर, अंडर रिपोर्टिंग तो है। इफ असेसिंग ऑफिसर, transfer pricing officer make adjustments to Xylo's total income on account of international transaction not being in accordance with arm's length price, it is sufficient that under reporting है। सर इस बेसिस पे अंडर रिपोर्टिंग नहीं बोल सकते क्योंकि उसने एडजस्टमेंट नहीं किया। प्राइमरी एडजस्टमेंट ना करने के कारण ना कभी अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानी जाती। Since Xylo has not reported the transaction international transaction, it would be considered as आपने रिपोर्ट नहीं किया इसलिए उसको अंडर रिपोर्टिंग मानेंगे। सर अंडर रिपोर्टिंग मान सकते हो लेकिन आईसीआई ना मिस रिपोर्टिंग मानता है और अंडरस्टैंडिंग भी ये कहती है कि मिस रिपोर्टिंग मानना है। तो पहले 4 एमसीक्यू तो आपसे बन जाने चाहिए, ये वाला एमसीक्यू हो सकता है शायद आपसे नहीं बनता हो। बट आपको याद हो गया होगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं रिपोर्ट करते, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज़ मिस रिपोर्टिंग, उस पे 200% का टैक्स लगा देते हैं। ये सिनेरियो 3 क्या बात करता है देखना। वेव इंक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री टी, ठीक है, ये वेव है, कंट्री टी है। स्पेशलाइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड ओन ऑनलाइन नेटवर्क प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। स्माइलिंक, ओके, इज स्माइलिंक इंडियन एंटिटी जनरली इंपोर्ट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फ्रॉम वेग। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करती है। However, during previous year, Smiling did not procure any computers. इसने Smiling कंप्यूटर नहीं खरीदा। Instead of 24 July, it made a payment of 5,50,000 सर, 5,50,000 रुपीज का पेमेंट किया फॉर एडवर्टाइजिंग इट्स ऑनलाइन। सर इसमें 6% इक्वलाइजेशन लेवी काटनी चाहिए थी। 5,50,000 पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी काटनी चाहिए थी। 33,000 की इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। However, since Smile neither deducted nor equalization लेवी, ना डिडक्ट की ना पे किया। On 9th November, Wave Inc. sold वेव कौन है? वेव फॉरेन कंपनी है, ठीक है। 3,500 इक्विटी शेयर सेल किए, हेल्ड बाय इट इन जेड लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एट अ प्राइस ऑफ 102। 3,500 रुपीज के 102 से शेयर सेल किए, ये फुल वैल्यू कंसिडरेशन बनेगा। These shares were originally acquired by Wave on April, यानी सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 36 रुपीज से 36.4 में अक्वायर किए थे, ठीक है। दी परचेज एंड सेल वर टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, उसके अलावा सर, उसके अलावा फेयर मार्केट वैल्यू अपने को लेनी पड़ेगी, यानी 34 ना लेकिन 90 रुपीज ले लूं मैं फेयर मार्केट वैल्यू। कुल मिला के 3,500 रुपीज का 12 रुपए पे गेन अगर मैं निकालता हूं तो कितना हो जाता है? 3,500 इंटू 12, 42,000 रुपीज का गेन हो रहा है। इट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। और इस पे टैक्स रेट कितना लगेगा सर? 12.5% टैक्स रेट लगेगा क्योंकि बजट के बाद लग रहे हैं। सर अल्टीमेटली टैक्स लगेगा ही नहीं इस पे, बिकॉज सर 1,25,000 तक तो एग्जेम्प्ट होता है वैसे भी, तो नो टैक्स, इस पे नो टैक्स लगेगा। सीआईआई दे रखा है, हमारे काम का ही नहीं। स्माइल हैज आल्सो रिसीव्ड अ ड्राफ्ट ऑर्डर फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 144C। सर एक फॉरेन कंपनी कभी भी स्माइलिंग, ओके ठीक है, स्माइलिंग अगर कभी फॉरेन कंपनी या फिर सर किसी भी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के कारण अगर असेसमेंट ऑर्डर पास हो रहा है तो उस केस में एक 144C में ड्राफ्ट ऑर्डर आता है। उस ड्राफ्ट ऑर्डर को या तो आप एक्सेप्ट कर लो या तो रिजेक्ट कर लो, चॉइस रहती है आपके पास। Following adjustments are made by transfer pricing officer in the arm's length price. However, Smile did not prefer to file objection with the DRP. Objection नहीं रेज किया before the DRP. Instead, it filed an appeal with the CIT. सीता के पास अपील करने गए against the final order received from the assisting officer. क्या कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं? In respect of the payment made by Smile advertising, which of the following statements are correct? Equalization levy is not attracted. ना सर equalization levy लगेगी। TDS is deductible, सर TDS नहीं डिडक्ट करना होता। Equalization levy is to be deductible and penalty of 1,000 rupees is attracted. सर penalty 1,000 rupees is not attracted. सर कभी अगर आप डिडक्ट नहीं करते 1,000 रुपए की पेनल्टी ऐसे नहीं लगाई जाती। आप सिर्फ इतना मानो कि इक्वलाइजेशन लेवी 33,000 की 1,000 रुपीज की पेनल्टी नहीं लगाई जाती, आपके लिए पेनल्टी लगाई जाती है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वल टू अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी।
नॉन पेमेंट में 1000 रुपीज पर डे की लगाई जाती है, बाकी अगर पेनल्टी लगानी नॉन डिडक्शन की तो अमाउंट इक्वल टू इक्वलेशन लेवी की पेनल्टी लगाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाता है, 33,000 की पेनल्टी लगाई जाएगी आपके पास और 33,000 का इक्वलेशन लेवी डिडक्ट की जाएगी। ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा? सर 42,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लेकिन कहता है व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सच। सर कहता है कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आएगा अपना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आएगा इसमें 42,000 का, लेकिन नो टैक्स लगने वाला है अपना, क्योंकि सर इसमें 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट होता है। सीधे 42,000 बट इट वुड बी टैक्सेबल एट 112A 12.5% से। 42,000 बट विड नॉट बी टैक्स। सर सही लग रहा है। नो कैपिटल गेन नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है। हाउएवर वुड बी सब्जेक्ट टू एनी टैक्स नहीं सर, ऑप्शन नंबर बी सबसे सही लग रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात करता है, क्या बोलता है, देखना ध्यान से। Which of the statements are correct in relation to the remedies available to smiling अंडर इनकम टैक्स एक्ट? इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ड्राफ्ट ऑर्डर, अगर ड्राफ्ट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर का आता है तो उसके खिलाफ क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? ठीक है। इट कैन फाइल एन ऑब्जेक्शन विद डीआरपी, हाँ सर। इट कैन फाइल अपील विद सीता आफ्टर असेसमेंट ऑर्डर, यस सर। या तो इधर ए और बी कर सकते हैं या तो बोथ और। देखो ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, तो इट हैज टू बी इधर ए और इधर बी। या तो ए कर लो या तो बी कर लो। मजाक कर रहे हैं यार ये लोग क्वेश्चन करके, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछ के मजाक कर रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बोल रहा है। Thunder Limited Indian company has taken lease on commercial premises for its operations with an initial security deposit of 4.2 करोड़ रुपीस। ठीक है, लीज पे ले रखा है 4.2 करोड़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ। ठीक है। पेड टू द लेजर एट द स्टार्ट ऑफ द लीज एग्रीमेंट, स्टार्टिंग में पेमेंट कर दिया। ठीक है। After several years, company decided to vacate the premises and relocate to a newer location. However, dispute arose between the company and the lessor concerning that vacating the terms. देखो हमने पहले कुछ एडवांस में पैसे दे दिए, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया रहने के हिसाब से। कितना डिपॉजिट दिया सर? 4.2 करोड़ दे दिया। और जब खाली करने की बात आई तो खाली करते टाइम उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट देने से वापस कर दिया, कहा कि नहीं भैया तुम्हारी टर्म्स कुछ वायलेट हो रही है, हम तुमको पैसे वापस नहीं करने वाले। तो जो हमने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरगो किया सर, क्या इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे? राइट आंसर है सर, ऐसा निकला था आनंद महाले के केस लॉ में। महाले आनंद फाइबर के केस लॉ में ऐसा निकला था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि इट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें अपना खर्चा अलाउ नहीं होने वाला, दिस इज नॉट अलाउड एक्सपेंडिचर। आप चेक करना, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, बिकॉज इट इज कैपिटल नेचर का है, इसलिए इट विल बी डिसअलाउड। आनंद महाले फाइबर का केस लॉ था, उसमें डिसअलाउ किया गया था। मैंने केस लॉ की समरी शेयर कर रखी टेलीग्राम चैनल पे, उसमें सबसे पहला केस लॉ यही था। विश्वास ट्रस्ट, a public charitable trust registered under Section 12AB of Income Tax Act 1961, operates a hospital offering medical treatments for various diseases। ठीक है। मिस्टर अर्जुन सन ऑफ रणबीर, देखो विश्वास है ट्रस्ट, इसके पास कौन है? मिस्टर अर्जुन। अर्जुन कौन है? रणबीर का बेटा। ठीक है। फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट है वाज एडमिटेड, अच्छा ये ट्रस्ट का फाउंडर रणबीर, इसका बेटा एडमिटेड है फॉर द हार्ट सर्जरी। While the general charges, general public is charged 7.4 lakh, normally 7.4 lakh चार्ज किए गए, अर्जुन को चार्ज किया गया 3.6 लाख रुपीस, यानी सर कंसेशनल रेट चार्ज किया गया 7.4 माइनस 3.6, तो जो 3.8 लाख का बेनिफिट दिया ये इनकम बना दिया जाएगा, ये इनकम बना दिया जाएगा। ठीक है। The board of trustees concerned that providing this benefit to a relative founder may result in cancellation of the registration, क्या cancellation of registration हो जाएगा? ठीक है। And denial of exemption under section 11, entire income would be chargeable to tax। सर क्या cancellation हो जाता है? अगर आप किसी फाउंडर का बेनिफिट करवाते हो तो cancellation नहीं करते आपका, कैंसिलेशन नहीं करेंगे, बट आपकी इनकम माना जाएगी, डिनाइल ऑफ एग्जेम्पशन कर दिया जाएगा टू दैट एक्सटेंट, जितनी भी आपकी इनकम है ना उस पे एक्सटेंट, उस पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। देखते हैं। No registration cannot be cancelled. However, exemption under section 11 would be denied in respect of entire income of the trust। सर entire income के खिलाफ मिलेगी नहीं सर, entire income पे exemption नहीं रोकी जाती है आपकी, सिर्फ उस रिस्पेक्ट उस इनकम पे रोकी जाती है जो भी आपकी फाउंडर को बेनिफिट दिया ना उस इनकम पे रोका जाता है। रजिस्ट्रेशन वुड बी कैंसिल नहीं सर, नो रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कैंसिल, एंटायर इनकम वुड बी चार्जेबल ना सर, ये भी गलत लग रहा है। नो रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कैंसिल, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द रणबीर वुड बी डीम्ड टू बी इनकम। सर दिल से भी करके आते तो भी डी करके आते, डी शुड बी द आंसर, डी ही आंसर है, अगर आप देखोगे तो डी ही आंसर निकलेगा। मिस्टर वीर, इस रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 45 का टोटल इनकम कितनी है? 4.5 करोड़ की, 4 करोड़ 5 लाख की है। और असेसमेंट है 25 26, इसकी इनकम में सैलरी इनकम कितनी है? सर सैलरी इनकम है 1 करोड़ 80 लाख रुपए की। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने हैं सर? एलटीसीजी 60 लाख के हैं एट द रेट 20%, 20% टैक्सेबल है। 45 लाख रुपीज का 112A वाला है,
जो कि अच्छा एलटीसीजी 112A 45 लाख का है सर। इस पे कितना टैक्स लगेगा सर? माइनस 1.25 लाख माइनस करने के बाद सर इस पे 12.5% से टैक्स लगेगा। ठीक है। ही ऑल्सो अर्न शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 1 लाख रुपीज। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा? 111A वाला। कब सेल हुआ है सर? कितना? 1 करोड़ का। इस पे कितना टैक्स लगेगा? 20% टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी को हुआ है। प्लस इंटरेस्ट इनकम है सर। इंटरेस्ट इनकम नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाएगी। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अज्यूमिंग दैट ही ऑप्ट्स आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। सर टोटल इनकम कितनी? देखो एक बार टोटल इनकम कितनी हो रही है। यहाँ पे सैलरी वाली इनकम 2 करोड़ की इनकम है और यहाँ अदर इनकम्स हमारी इतनी हो गई। टोटल इनकम हमारी अगर ऐड करते हैं तो कितनी? 4.05 की हो रही है। सर टैक्स तो आप आराम से निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सरचार्ज कितना लगेगा? मुद्दा ये है। सर सरचार्ज कितना लगेगा? सर हमारी टोटल इनकम में पहले स्पेशल टैक्स रेट्स वाली इनकम हटा दो। तो जितनी भी स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम इनको हमने हटा दिया। अदर इनकम कितनी बची? सर अदर इनकम अप टू 2 करोड़ है ना, यानी सर 15% का सरचार्ज इस पे लगेगा और इस पे 15% लगेगा, यानी कुल मिला के सारी इनकम में 15% सरचार्ज लगेगा। ठीक है सर, यानी टैक्स आप निकाल सकते हैं। इस 2 करोड़ पे टैक्स कितना होगा? 10 लाख इंटू 30% प्लस 1,12,500। सर इस 2 करोड़ की इनकम पे होगा 581,2500। इस 60 लाख पे 20% कितना टैक्स बनेगा? 60 लाख पे 20% कितना टैक्स बनेगा? 12 लाख रुपीस का टैक्स यहाँ बनेगा। इस 45 लाख माइनस 12 1,25,000 इस पे 12.5% कितना बनेगा टैक्स? 546,875। और यहाँ 1 करोड़ में 20% कितना होता है? 20 लाख रुपीस। सर ये चार चीजों को आप ऐड कर लो, इस पे 1.15 मल्टीप्लाई करो इंटू 1.04 मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आ जाना चाहिए। एक बार करो मेरे साथ। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 11433,012। 11433,012। ओ भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी सही आ गया। देखो सही आ गया, चेक करो कि यही आएगा आंसर। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आ जाती है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर एमसीक्यूज। इसको एमसीक्यूज देखने थे, इतना ही था, कोई दम नहीं था एमसीक्यूज में। बड़े आराम से दिल से भी करके आ जाते, आपके आंसर सही हो जाते। चलो ठीक है सर, समझ में आ गई अपने को, ये बात समझ में आ गई। अब सर मेन क्वेश्चंस पे जाते हैं। मेन क्वेश्चंस को ना पीछे स्टार्ट करते हैं, पीछे जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं? असेसिंग ऑफिसर कंडक्टेड अ सर्वे एट 9:30 PM एट वेल नोन जिम। सर जिम के ठीक है, नेम कॉल्ड सिल्वर फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन विच में बी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स। सर सर्वे किया हुआ है। सर सर्वे करते टाइम एंट्री रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। सर एंट्री रिस्ट्रिक्शंस क्या रहते हैं? सर अगर बिजनेस प्लेस पे करना है तो बिजनेस आवर्स में घुस सकते हो, और अगर अदर प्लेसेस पे करना चाहते हो तो सनराइज और सनसेट के बीच में घुसना होता है आपको। यहाँ पे तो सर बिजनेस प्लेस में घुसे हो, बिजनेस आवर्स में घुसे हो। बिजनेस आवर्स कितने हैं? सर बिजनेस आवर्स सुबह के 5 से लेकर रात को 10 था, तो ये तो 9:30 बजे रात को घुसे, टाइम के अंदर ही घुसे। The owner of the gym claims that AO could not enter the business premises after sunrise. Assessing officer could take away the books and cash kept at the premises of the gym. Determine the gym owner क्या करेक्ट है कि नहीं है, और सजेस्ट करो क्या कर सकता है। सजेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। असेसिंग ऑफिसर सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन इज एप्रोप्रिएट और नॉट। देखो असेसिंग ऑफिसर के पास राइट होता है, तो अगर सीसीआईटी या डीजीआईटी का अप्रूवल लेके अगर सर्वे कर रहा है तो ही कैन एंटर इनटू बिजनेस प्रेमिसेस आफ्टर सनसेट, लेकिन बिजनेस आवर्स में ही घुसेगा। यहाँ पे बिजनेस आवर्स में घुसा है। क्या वो बुक्स लेके जा सकता है? हाँ सर बुक्स लेके जा सकता है। क्या वो कैश लेके जा सकता है? सर सर्वे में कैश लेके जाने का अधिकार नहीं होता आपके पास। आप इन्वेंट्री बना सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन आप कैश लेके नहीं जा सकते आप। ठीक है। असेसिंग ऑफिसर वांटेड टू टेक अवे बुक्स, यस, बट कैश नहीं लेके जा सकता। सर कैश कैन नॉट बी टेकन एट द टाइम ऑफ सर्वे, नहीं लेके जा सकता सर, इट इज रॉन्ग इन दिस केस। आप इतना लिख के आ जाओगे, 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। डिटरमाइन करो क्या टैक्स प्लानिंग है, टैक्स इवेजन है, टैक्स मैनेजमेंट है। सर जल्दी से बताओ। मिस कनिका डिपॉजिटेड 1,50,000 इन पीपीएफ टू लोअर हिज इनकम। 590 की इनकम थी, 470 की इनकम बनाना चाहती ताकि टैक्स का नहीं लगे। सर दिस इज नथिंग बट प्लानिंग, ये तो प्लानिंग ही होती है ना। Corporate entity installed air conditioner 70,000 rupees at the director in accordance with the terms of the appointment, but it in its treatment it installs अच्छा ठीक है, factories quality control area. This procedure is performed by treating it for plant and machinery. सर कह रहा है कि डायरेक्टर के घर में हमने एसी लगा दिया और बोला कि हमने फैक्ट्री प्रेमिसेस में लगा रखे। डायरेक्टर के घर में एसी लगाया और बोला कि फैक्ट्री में लगा रखा है ताकि डेप्रिसिएशन मिल सके। सर दिस इज नथिंग बट इवेजन। सर अलाउ थोड़ी करता है कानून ऐसा करने के लिए, दिस इज एवेजन, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है। फॉरेन नेशनल प्लेयर हु इज नॉन रेसिडेंट इंडियन। सर नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन 115 बीबीए, 115 बीबीए। ठीक है सर।
रॉबर्ट जॉनसन 145 लाख रुपीज बाय कंपीटिंग इन हॉकी कंपटीशन। सर 45 लाख रुपीज कमाया उसने। इन एडिशन 10,000 रुपीज आर्टिकल में कमाया सर। 45 लाख में 10,000 रुपीज और कमाया उसने। ठीक है। अबाउट स्पोर्ट्स, ही ऑल्सो अर्न 69,100 रुपीज इन लॉटरी। 69,100 रुपीज, 69,100 डिवाइडेड बाय 70%। ठीक है, 69,100 लॉटरी में उसने कमाया हुआ। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। दिस इज नेट। सर एक बात बताओ, क्या बोल रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग? बताओ क्या उसको अपना वेदर एग्जामिन वेदर द अबव इनकम इज सब्जेक्ट टू रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। यस, इस पे टीडीएस कटेगा 115 ई में। 115 ई में, 115 ई सॉरी 94 ई में, 94 ई में, 194 ई में टीडीएस कटेगा इसमें। और यहाँ टीडीएस किस में कटेगा सर? 194 बी में टीडीएस कट जाएगा, लॉटरी है तो। यहाँ टीडीएस कटेगा 20+4% टीडीएस कटेगा, और यहाँ टीडीएस कितना कटेगा सर? 30+4% टीडीएस कट जाएगा। यस सर। एग्जामिन वेदर, क्या उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? देखो, अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन होता है और उसकी सिर्फ स्पोर्ट्स इनकम होती है तो अपने को रिटर्न फाइल करना नहीं पड़ता। लेकिन इसकी लॉटरी की भी इनकम है तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी पड़ जाएगा। इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू फाइल द रिटर्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर संयम साइम नॉन रेसिडेंट मेड एन एप्लीकेशन टू एडवांस रूलिंग। ठीक है, 15/6/2024 को एप्लीकेशन किया क्योंकि वो कुछ ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहता था। 21/7/2024 को उसको लगा कि विड्रॉ करना चाहता है। क्या वो विड्रॉ कर सकता है? देखो सर, विड्रॉ करने के लिए आपके पास 30 डेज का टाइम रहता है। 30 डेज के बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सर लेकिन क्या एडवांस रूलिंग मना कर सकता है रूलिंग देने को? हाँ सर, मना कर सकता है ना। आप अपने लेवल पे वापस नहीं ले सकते एप्लीकेशन, लेकिन अगर एडवांस रूलिंग को चाहिए कि नहीं भैया वो वापस मांग रहा है तो रिजेक्ट कर दो एप्लीकेशन, तो एडवांस रूलिंग रिजेक्ट कर सकता है। आपको इतना सा ज्ञान लिख के आ जाना, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो 6 क्वेश्चन तो ऐसा कोई नहीं कोई छोड़ के आया हो, आराम से आपसे बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन इज इजी, नॉट डिफिकल्ट, इजी। एनी टू अटेम्प्ट करना है। इनकम टैक्स अथॉरिटी डिड नॉट फाइल द अपील अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। देखो इनकम टैक्स अथॉरिटी थी, इनकम टैक्स अथॉरिटी वर्सेस एसएससी था, वर्सेस एसएससी केस चल रहा था। इसमें एसएससी जीत गया, एसएससी वन एट सीता, सीता के पास एसएससी जीत गया। अब आईटीआईटी इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहे तो आईटीआईटी में जा सकता है। हाँ सर, जा सकता है। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। सर क्यों? क्योंकि सर जो टैक्स इफेक्ट है ना वो कम है। टैक्स इफेक्ट थे, पहले 50 लाख हुआ करता था, अब 1 करोड़ हो गया है। टैक्स इफेक्ट कम है। टैक्स इफेक्ट ज्यादा होता तो ही जा सकते थे। टैक्स इफेक्ट 50 लाख 1 करोड़ से कम है। ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? ऑन द केस ऑफ वन एसएससी, बेला फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 ऑन द ग्राउंड द टैक्स इफेक्ट ऑन डिस्प्यूट वाज लेस देन मॉनेटरी लिमिट। ठीक है। इन असेसमेंट ईयर 25-26 सिमिलर इशू अरोज इन द असेसमेंट ऑफ श्वेता। सर शेफाली की सिस्टर थी, शेफाली की सिस्टर थी श्वेता। श्वेता के केस में भी सेम केस हुआ। सर इस केस में वापस श्वेता जीत गई सीआईटी में, सीआईटी अपील्स में, सॉरी शेफाली जीत गई सीआईटी अपील्स में। डिपार्टमेंट शेफाली केस में आईटीआईटी जाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे टैक्स इफेक्ट ज्यादा है। क्या जा सकता है? राइट आंसर जा सकता है। सिर्फ टैक्स इफेक्ट कम है, इस कारण से अगर डिपार्टमेंट कभी भी अपील में नहीं गया तो दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बेस फॉर नॉट फाइलिंग अपील। आप इसको कारण नहीं बना सकते कि देखो तुमने उसके में केस अपील में नहीं गए तो मेरे में मत जाओ। नहीं भैया, उसके में अगर मॉनेटरी लिमिट कारण नहीं गए थे ना, तुम्हारे केस में मॉनेटरी लिमिट कारण जा सकते हैं। तो इसमें अपील में जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं डिपार्टमेंट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। Assessing officer has filed complaint against DNG, a firm, for failure to furnish return of income for assessment year 18-19। असेसमेंट ईयर 18-19 के रिटर्न फाइल करने के लिए एक कंप्लेन फाइल की असेसिंग ऑफिसर ने। ठीक है। विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 131, कंप्लेन वाज लॉस्ट फाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 271 सीसी। 276 सीसी क्या बोलता है? 276 सीसी बोलता है कि आपको अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए था। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करने तो आपको 3 मंथ से लेकर 2 साल तक की जेल होती है, तो आपके ऊपर कुछ फीस भी लगाई जाती है। ठीक है। The tax payable on assessed income as reduced by advance tax कितना था? 70,000 रुपीज। टैक्स पेबल जितना था माइनस एडवांस टैक्स जितना 70,000 रुपीज का एडवांस पेबल था। अपील फाइल्ड बाय द फर्म अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट एंड सीआईटी अपील्स ने अलाउ किया गया कि सर आपका टैक्स पेबल कितना है? 9100। देखो डिपार्टमेंट ने बोला 70,000 रुपीज टैक्स पेबल है और ऑर्डर पास कर दिया। डिपार्टमेंट ने बोला कि 70,000 रुपीज टैक्स पेबल है और ऑर्डर पास कर दिया। प्लस ऑर्डर पास करते साथ ही उसने एक पेनल्टी प्रोसिक्यूशन भी चालू कर दिया। कहा देखो 3 साल की जेल होगी तुमको, 2 साल की जेल होगी। सर ये एसएससी गया सीता के पास, सीता के पास गया और एसएससी बोलता है भैया सीता भैया देखो 70,000 की डिमांड प्लस 2 साल की जेल करवा रहा है मेरे को।
सीता ने क्या किया, इसको कमेंट कम करके 9100 कर दिया। अब बताओ सर क्या जेल हो सकती है? राइट आंसर, अब जेल नहीं हो सकती। आपको पता होना चाहिए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चालू करने के लिए टैक्स इफेक्ट 10,000 से ऊपर होना चाहिए। सीता ने इसकी डिमांड 9,9100 करके सर क्या किया, इसको प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग से मुक्ति दे दी। नहीं पता था, कोई बात नहीं, नया प्रोविजन है, सुन लो, फायदा ही है ना, सुन लो तो फायदा ही है ना। ठीक है, प्रेफर अपील नहीं किया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस केस में कुछ भी नहीं करने वाले, सिंपल है कि 9100 है क्योंकि 10,000 से कम है, इसलिए सीता, इसलिए आप, इसलिए क्या होने वाला है सर इस केस में, इसलिए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स डाउन हो जाती है, आपको ऊपर जेल नहीं होने वाली। मार्च 2013 में राजीव एंड इंडियन नेशनल, देखना, देखना क्या बोल रहे हैं, इंडियन नेशनल है, देखना टाइमलाइन बनाओ, देखो मुझे लग रहा है ब्लैक मनी लॉ का क्वेश्चन है। मार्च 13 में रिटर्न टू इंडिया, सर इंडिया आ गया, सीईओ बना बीओएस प्राइवेट लिमिटेड का, इंडियन कंपनी, और वो पोजीशन उसने 1 अप्रैल से रखी सर, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2023 से इसने पोजीशन होल्ड की। कब तक? 31 मार्च 2020 तक, 31 मार्च 2020 तक। बिफोर दैट ही वर्क विद ऑरेंज इंक सिंगापुर में, तो 2000 से लेके यहाँ पे सिंगापुर में था ये, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 2020 के बाद वापस सिंगापुर चला गया, 2020 के बाद वापस सिंगापुर चला गया, ठीक है। हर साल में एक बार आता है उसका स्टे इन इंडिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहना है सिंपली से कि प्रीवियस 24-25 के लिए मिस्टर जो राजीव है वो नॉन रेसिडेंट है, यस सर, नॉन रेसिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। उसने ना कुछ वेल्थ एक्यूमुलेट कर रखी थी, उसने लिस्टेड शेयर्स खरीदे थे सिंगापुर में रहते हुए 2012 में, 2012 में जब वो नॉन रेसिडेंट था तो उसने लिस्टेड शेयर्स खरीदे थे। बताओ सर ब्लैक मनी लॉ में अगर प्रोसीडिंग्स चालू होगी तो क्या इस एसेट को जब्त किया जा सकता है? ब्लैक मनी लॉ में अगर प्रोसीडिंग्स चालू होती तो क्या इन शेयर्स को जब्त किया जा सकता है? राइट आंसर इज नहीं किया जा सकता। हमने पढ़ा हुआ है ब्लैक मनी लॉ में कि आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी के खिलाफ प्रोसीडिंग चालू कर सकते हो, और एसएससी कौन होता है सर? जिस साल में एओ को नोटिस में आता है एसेट, उस साल में या तो वो रेसिडेंट हो जाए, या तो सर जिस साल में उसने अक्वायर किया था उस साल में रेसिडेंट हो जाए। किसी भी साल में अगर रेसिडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर हम ब्लैक मनी लॉ में प्रोसीडिंग चालू कर सकते हैं। तो ये जो एसेट है, ये जो एसेट है, जिस साल में नोटिस आया है एओ को, क्या इस साल में एसएससी रेसिडेंट है? राइट आंसर इस साल में नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि इंडिया सिर्फ एक बार ही आता है, महीने में 1 महीने के लिए आता है। इस साल में नॉन रेसिडेंट, तो चेक करो जिस साल में एसेट अक्वायर किया गया था सर, इस साल में भी नॉन रेसिडेंट है, तो क्या इस एसेट के खिलाफ ब्लैक मनी लॉ में जा सकता है सर? इस एसेट के खिलाफ ब्लैक मनी लॉ में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चालू हो सकती। इसने कनाडा में एक घर खरीदा सर, कब घर खरीदा सर? 20 अप्रैल 2015 को, 20 अप्रैल 2015 को खरीदा। क्या इसको ब्लैक मनी लॉ में कवर कर सकते हैं? हाँ सर, इसको कवर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब एसेट एक्वायर किया गया था उस साल में ये रेसिडेंट था ना, तो इसके खिलाफ ब्लैक मनी लॉ में प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है सर, इस एसेट के खिलाफ प्रॉपर प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है। उसने एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मलेशिया में चालू की अप्रैल 15 में, सर जब इंडिया चला गया 15 अप्रैल 2020 में उसने एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू की। सर इस केस में क्या इस एसेट के खिलाफ, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के खिलाफ ब्लैक मनी लॉ में प्रोसीडिंग चालू कर सकते हैं? राइट आंसर इज नो, इसको भी नहीं कर सकते। अनडिस्क्लोज इनकम एओ के हाथ में अप्रैल 2024 में आया, शो कॉज नोटिस सर्व किया गया। सर क्या ब्लैक मनी लॉ में प्रोसीडिंग चालू हो सकती है? राइट आंसर इज नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। परफेक्ट बात है सर, समझ में आती है क्या? हाँ सर, मस्त समझ में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अपना बेप्स एक्शन प्लान सर बेप्स के ऊपर पूछ रहा है। देखो मैंने तुमको पहले ही बोला था बहुत क्लियरली, हर बार ये बात बोली है कि 3 चैप्टर्स, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, टैक्स ट्रीटी, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से बेप्स होता है, बिकॉज़ घुमा फिरा के बेप्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट क्या होता है? देखो बेप्स का एक्शन प्लान नंबर 2 क्या बोलता है? एक्शन प्लान नंबर 2 बोलता है कि अगर आप किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन का डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट नेचर, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट इकोनॉमिक बिहेवियर, डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स, आप मल्टीपल डायरेक्शंस लेते हुए जाओ, दैट इज नथिंग बट हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। उसके ट्रीटमेंट के आधार पे आप मल्टीपल डायरेक्शंस लेके टैक्स बेनिफिट ले रहे हो, या तो डबल नॉन टैक्सेशन करवा रहे हो या फिर आपका डुअल टैक्सेशन हो जा रहा है, डबल नॉन टैक्सेशन अचीव कर रहे हो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, उसको हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट बोलते हैं। इसको करने के 4 तरीके होते हैं, देखना। एक सिंगल बोरोअल पे आप 2 डिडक्शन ले लो आप, या फिर आपने इनकम ऑफर की नहीं लेकिन डिडक्शन ले लिया, या फिर आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट को मिसयूज किया, या फिर आपने एग्जेम्पशन रेजिम से पार्टिसिपेट किया जहां पे एग्जेम्पशन आपको मिल ही नहीं रही थी। अगर ये चारों चीजों में आप कर रहे हो ना, दिस शोज कि आप कहीं ना कहीं हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट कर रहे हो। और इसको टैकल करने के लिए क्या बोला गया था वेब सेक्शन प्लान 2 में? बोला गया था आप अपने लोकल लॉज में चेंज करो ताकि हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट को नलीफाई किया जा सके। समझ पे आ रहा है सर? इतना सा क्वेश्चन था, 6 नंबर फ्री के देके जा रहा है, फ्री के 6 नंबर। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर, समझ में आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। दिस इज नॉट द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव अटेम्प्टेड, इसको आप शायद अटेम्प्ट नहीं करते। चल देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। सर एग्जामिन द टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स, देखो टीडीएस आएगा ही आएगा पेपर में, कुछ भी कर लो टीडीएस आएगा ही आएगा।
ऑन 21st जुलाई 2024 मिस्टर अनुज रेसिडेंट बॉट अ हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई। चेन्नई में उसने घर खरीदा अनुज भैया ने। किससे? मिस्टर जोशी से। देखो अनुज ने किससे खरीदा? चेन्नई से। चेन्नई में एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी। 85 लाख की सर, 85 लाख की खरीदी। एडिशनली ही अक्वायर्ड अर्बन प्लॉट फ्रॉम मुंबई, अर्बन मुंबई फ्रॉम अनंत। सर अर्बन प्लॉट खरीदा कितने में? 49 लाख में खरीदा। उसके अलावा रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद दिग्विजय से और 55 लाख की रूरल एग्रीकल्चर लैंड की। सब इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ अर्बन प्लॉट, सर इस अर्बन प्लॉट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 54 लाख की। बताओ टीडीएस की इम्प्लीकेशन बताओ। तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 85 लाख की, इस पे 1% टीडीएस कटेगा 194 आईए में। उसके अलावा अर्बन प्लॉट, सर कंसिडरेशन 49 लाख, एसडीबी 54 लाख, विचएवर इज हायर पकड़ना पड़ता है। विचएवर इज हायर कितना होता है? 54 लाख। 54 लाख पे 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड भले 55 लाख की, इस पे कोई टीडीएस नहीं जाने वाला, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो वैसे भी कोई टीडीएस होता ही नहीं। तो ये अपना सॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन। सेक्शन 1047 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इंफ्रा नोटिफाइड इंफ्रा डेट फंड कहता है 6 लाख रुपए पे करे हांगकांग बेस्ड कंपनी को विच इनकर्स 15,000 एक्सपेंडिचर। सर कभी भी अगर इंफ्रा डेट फंड अगर कभी भी पेमेंट करता है नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, तो कितना टैक्स रेट होता है? सर 5% टैक्स रेट होता है। टीडीएस रेट भी 5% होता है। 5% टैक्स रेट, 5% टीडीएस रेट, बस इतना आपको ध्यान देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या एक्सपेंसेस अलाउ होंगे? सर एक्सपेंसेस नहीं अलाउ होते कभी भी इसके खिलाफ। It also makes an interest payment of 2.5 lakh rupees to Aman, who is resident of notified jurisdictional area. सर कभी भी अगर इंफ्रा डेट फंड अगर कभी भी किसी नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया के पर्सन को पेमेंट कर रही है, कितना भी इंटरेस्ट पेमेंट कर ले सर 2.5 लाख, इस पे 30% टीडीएस काटने वाली है। 30% टीडीएस काटने वाली है। 30 प्लस 4% एज द केस में भी। ओके सर, समझ में आ जाता है अपने को। Question number third, Vikasa has incurred an expenditure of 18 lakh towards landing charges which is paid to airport authority. सर अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी कभी भी आप लैंडिंग चार्जेस पे करते हो तो इस पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194 सी लगता है, 194 आई नहीं लगता। और ऐसा कहाँ मिला था अपने को? ऐसा सिंगापुर एयरलाइंस के केस लॉ मिला। सिंगापुर एयरलाइंस के केस लॉ एट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड हुआ था कि कभी भी अगर एयरपोर्ट अगर कोई एयरलाइंस लैंडिंग चार्जेस पे करता है तो इट इज नॉट जस्ट लैंडिंग चार्जेस, उसमें सिक्योरिटी भी इंक्लूडेड है, उसमें मेंटेनेंस भी इंक्लूडेड है, उसमें मल्टीपल चीजें इंक्लूडेड है। तो 194 सी लग जाता है, 194 जे नहीं लगता है, 194 आई नहीं लगता है यहाँ पे। एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल बैंक हु रिसीव्स अमाउंट ऑफ सैलरी, सर किस अकाउंट में होगा? सर 192 में टीडीएस कटेगा। कभी भी अगर अरियर्स ऑफ सैलरी मिल रहे तो 192 में टीडीएस कटता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने चाहिए, नहीं करके 6 तो पूरे मिलने चाहिए 8 में से। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 6 बी इज ऑल्सो गुड, अच्छा क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन नया नहीं आया, सब रिपीट रिपीट पूछ रहा है, सारे रिपीट क्वेश्चन है, एक भी नया नहीं है। आशा प्राइवेट लिमिटेड कोची में एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज एंड एक्सपोर्ट टू वेरियस एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस सदर्न कंट्रीज में। कंट्री इज कंसिस्टेंटली फर्निशिंग रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ कंप्लाइंग द ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन। 15 फरवरी 2024 को आशा अप्लाइड फॉर एपीए। सर 15 फेब को अप्लाई किया, 15 फेब 2024 को अप्लाई किया, यानी प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए अपने को एपीए मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। सब्सिक्वेंटली साइन हो गया, मई 24 में साइन भी हो गया और इसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एपीए मिल भी गया। कोई बात नहीं, चलो बढ़िया। कंपनी has also applied in respect of international transaction in which AP applies for rollback। सर रोलबैक के लिए अप्लाई करा है जनवरी 25 में, डिटेल्स दे रखी है। सर देखो प्रीवियस से 24-25 की बात है, आपको रोलबैक किस किस साल के लिए मिलेगा? 23-24 के लिए मिलेगा। इसको एवाई में 24-25 बोल सकता हूँ। प्रीवियस से 22-23 के लिए मिलेगा, एवाई 23-24। प्रीवियस से 21-22 के लिए मिलेगा, एवाई 22-23। प्रीवियस से 20-21 के लिए मिलेगा, एवाई 21-22। ऐसा इतने साल के लिए अपने को रोल बैक मिलने वाला है। 19-20 की इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है सर, इसमें रोल बैक नहीं मिलने वाला। 20-21 के लिए रोल बैक नहीं मिलने वाला। असेसमेंट ईयर के टर्म्स बात कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए नो रोल बैक नॉट अलाउड। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए कहता है कोई डिस्प्यूट नहीं है। क्या रोल बैक मिल जाएगा? यस मिल जाएगा इसमें। 22-23 में क्या कह रहे हैं? Assessment of 22-23 was completed by making reference to TPO who enhanced the arm's length price of the international transaction by 500 लाख। सर 500 लाख से आपकी इनकम बढ़ा। फॉर एग्जांपल अगर 1000 लाख की इनकम थी, असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर किया और 500 लाख से इनकम बढ़ा दी। क्या कभी भी अगर आपकी इनकम ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास जाती है और बढ़ जाती है तो उससे क्या आपको एपीए नहीं मिलता? मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एपीए मिल जाता है। प्रीवियस 23-24 असेसमेंट 23-24 आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाज डिस्प्यूटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल, जिससे सेट असाइड किया और फ्रेश असेसमेंट करने के लिए बोला गया नवंबर 24 में। सर कभी भी अगर आपका ऑर्डर ट्रिब्यूनल सेट असाइड करता है एंड फ्रेश असेसमेंट के लिए रेफर करता है, दिस डज नॉट मीन कि आपका जो ट्रांसफर जो आपका केस है ना वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है।
केस अगर बिल्कुल बंद कर दे, क्लोज़ कर दे और पूरा रिजेक्ट कर दे, आपका रिजेक्शन का ऑर्डर पास कर दे, तब उस साल के लिए आपको रोल बैक नहीं मिलता। यहाँ पे तो आपका केस सेट असाइड करके फ्रेश असेसमेंट के लिए भेजा गया। फ्रेश असेसमेंट होगा, आप वापस आईटीआईटी के पास जा सकते हो, उस केस में आपको रोल बैक फिर भी मिल जाता है। अगर रिजेक्ट करके ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देता ना, तो आपको नहीं मिलता इस केस में। तो यहाँ पे अपने को रोल बैक येस मिल जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल किया सर, नहीं मिलने वाला है इस साल में तो। ईपीए अप्लाइड एंड एएलपी डिटरमाइंड 22-23 जो इस साल का 22-23 का कह रहा है कि इससे ना जो एनहांस 300 लाख ना 500 लाख हो जाएगी। यानी क्या कह रहा है कि सर जो असेसमेंट ईयर 22-23 की इनकम थी ना, आपकी 1000 लाख मान लो इनकम थी, उसमें टीपीओ के ऑर्डर के कारण 500 बढ़ रही है। सर 500 बढ़ी हुई इनकम ना एपी के कारण अब 300 हो जा रही है। एक बात बताओ, कभी भी तो ना समझो समझो आराम समझो बात। आपने जो रिटर्न फाइल किया था, उस फाइल्ड रिटर्न में जो एडिशन हुआ, एडिशंस अगर कम हो रहे हैं ना, तो आपको एपीए मिल जाता है। लेकिन अगर आपका फाइल्ड इनकम भी कम हो जा रही है ना, तो आपको एपीए नहीं मिलता। अगर फाइल्ड इनकम कम हो जा रही है ना, तो एपीए नहीं मिलता, लेकिन अगर असेस्ड इनकम कम हो जा रही है ना, आपको एपीए मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एडिशंस थे 500 के वो 300 हो गए, तो असेस्ड इनकम आपकी कम हो रही है, तो इस कारण एपीए मिल जाएगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो 21-22 के लिए एपीए यस मिल जाएगा, 22-23 के लिए एपीए यस मिल जाएगा, 23-24 के लिए नहीं मिल यस मिल जाएगा और 24-25 के लिए नहीं मिलने वाला। गॉट इट सर, समझ में आ गया। अपना सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के साथ सॉल्व हो जाता है। काफी हद तक थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस में 14 into 3 42 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इसमें से आराम से नहीं करके आपके 30 मार्क्स आराम से आ जाने चाहिए। 30 मार्क्स आराम से आ जाने चाहिए और एमसीक्यू में ना 30 में से आपके आराम से नहीं करके 25 मार्क्स आ जाने चाहिए। आपके नियरली यहाँ पे 55 हो जाने चाहिए। अब ऊपर जो क्वेश्चन आप करोगे दैट इज योर बोनस, वो आपका बोनस है। जो आपको मिल रहा है सब बोनस है। उस बोनस को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, फीड द पीपल, चैरिटेबल पीपल। चैरिटेबल देखो, फीड द पीपल आपको मुझे फीड करना है, ठीक है। जब आप पास हो गए अच्छे नंबर से तो मुझे पार्टी देनी है आपको, आप मुझे पार्टी दोगे, ठीक है। इसलिए फीड द पीपल में आप मुझे फीड करने वाले। 12 एबी में रजिस्टर्ड है, मर्ज हो गया किसी एंटिटी के साथ 1 अप्रैल 2024 को, विच इज नॉट एलिजिबल। सर जिस दिन आप मर्ज करते हो उस दिन के 14 डेज के अंदर आपको एग्जिट टैक्स भरना पड़ जाता है। As a result of merger, all assets liabilities of original trust were transferred to merged entity और रजिस्टर्ड वैल्यूअर को निकाला गया वैल्यूएशन निकालने के लिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एक घर ट्रांसफर हुआ है, 15 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। उसकी ओपन मार्केट वैल्यू 17 लाख रुपए और बुक वैल्यू कितने की 20 लाख रुपए की है। सर कभी भी एग्जिट टैक्स में बुक वैल्यू काम की नहीं होती। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर उठा लेते हैं। विचएवर इज हायर कितना हो गया, 17 लाख हो गया, ये हमारी वैल्यू बनेगी। इक्विटी शेयर 75,000 के हैं, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस कितना, 75 है। हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस 85 है। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस कितनी है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस 80 हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ 75,000 इंटू 80 रुपीज इसकी एफएमवी हो जाती है। 60 लाख हमारी शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू हो जाती है। प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स 44 लाख रुपीज के, ठीक है। ओपन मार्केट वैल्यू तो हाँ ठीक है, 44 लाख रुपीज की ओपन मार्केट वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर्स की, ठीक है। बुक वैल्यू का काम की नहीं। 3 एसेट्स को ऐड करूंगा। कॉर्पस हमारी लाइबिलिटी होती नहीं, आउटसाइड लाइबिलिटी ले लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी होती नहीं, ठीक है। यूटिलिटी बिल्स की लायबिलिटी है तो 6 लाख, इसको ऐड कर देंगे। तो हमारे कितने एसेट्स हो जाते हैं, 17 प्लस 60 प्लस 44। इसमें से 90 लाख की लायबिलिटी ना 6 लाख की अदर लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, मेरे 8 नंबर आ जाएंगे इसमें। 25 लाख हमारा आंसर आएगा। इस पे टैक्स कितना लगेगा, 30% प्लस 12% प्लस 4% टैक्स लगाऊंगा। इतना मेरा आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार इस आंसर को, चेक भी कर लेते हैं ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है इस क्वेश्चन को चेक करने में। मुझे भी आता है यार कॉन्फिडेंस, सिर्फ आपको नहीं आता। 25 लाख पे सीधे सीधे 30%, यही आंसर है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो गया। 3 का बी देखते हैं। 3 का बी ना थोड़ा सा अलग है, समझते हैं इस पे। 3 के बी में ना थोड़ा सा टेक्निकलिटी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। जो मैंने आपको पढ़ाया है वर्सेस जो इसमें अप्लाई किया हुआ उसमें थोड़ा सा चेंज है, समझना। फैशनिंग हमारे बुक में सेम क्वेश्चन है स्टाइलिंग का, और मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, पूरा मॉड्यूल क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाया इसने। बट हमारे कंसेप्ट में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगेगी। डिविडेंड लिस्टेड कंपनी से अगर कभी भी किसी नोटिफाइड इंफ्रा डेट फंड, सॉरी नोटिफाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को डिविडेंड इनकम होती है सर, 20% टैक्सेबल होती है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होती है सर, ये भी 20% टैक्सेबल होती है और इस पे कोई भी इंटरेस्ट का कोई खर्चा मिलता नहीं अपने को। सर बॉन्ड्स होते हैं ना सर, बॉन्ड्स में सेल कंसिडरेशन 58 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 33 लाख, कुल मिला के गेन कितना होता है, 25 लाख का गेन है। सर बॉन्ड्स पे टैक्स रेट बताऊंगा बाद में। लिस्टेड शेयर्स हैं, लिस्टेड शेयर्स शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में लिस्टेड शेयर्स है। कितना गेन हो रहा है, 14.5 लाख में से माइनस 9.9 इज नथिंग बट 4,60,000 रुपीज। सर कभी भी अगर लिस्टेड शेयर्स आप बेच रहे हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करवा रहे हो, तो इस केस में 20% टैक्सेबल होता है।
अनलिस्टेड शेयर्स है, शॉर्ट टर्म है, तो इसमें सर गेन कितना होता है? 30% टैक्सेबल होता है। 790 माइनस 322 468 30% टैक्सेबल होगा। इंडेक्सेशन मिलेगा क्या सर? किसी में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन हमारे काम का ही नहीं है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम देखो आप खुद से निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, टैक्स लायबिलिटी भी आप निकाल लोगे। सर मुझे बॉन्ड का बताना टैक्सेशन। देखो बॉन्ड में जो 25 लाख का कैपिटल गेन हुआ ना, इसमें दो चॉइसेस अपने पास। एक तो 115 एसी लगा लो, जहां पे बॉन्ड बोलता है कि सर 10% बिफोर बजट, 12.5% आफ्टर बजट लगा लो, आपके पास ये चॉइस है। दूसरा चॉइस है 115 एडी बोलता है, 115 एडी बोलता है कि लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए 10%, 12.5% और बाकी सारे एसेट्स के लिए 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐसा कहता है 115 एडी। अब सर देखो 115 एडी का ना ओवर राइडिंग इफेक्ट आ जाता है 115 एसी पे। यानी बॉन्ड और जीडीआर के लिए जो टैक्स रेट दे रखा है ना, वो टैक्स रेट तो लगना ही लगना चाहिए। लेकिन सर 115 एडी जब बोलता है कि एफआईआई इस पे सिर्फ 115 एडी लगेगा, तो हम 115 एडी का ना 10% रेट यहाँ लगा देंगे। इसलिए आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन में ना 10% लिखा हुआ मिलेगा। मॉड्यूल में भी 10% लिखा हुआ मिलेगा। अगर बॉन्ड जीडीआर अगर वो बेच रहे हैं ना, तो उसपे 115 एडी वाला टैक्स रेट लगा देना। 115 एडी में जो अदर एसेट्स के लिए टैक्स रेट है 10%, वो लगा दोगे, आपका आंसर पूरी तरह से मैच कर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात कह के चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ गुड क्वेश्चन। इसको आराम से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 करेंगे, आराम से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पीएनजी एलएलपी एक एलएलपी है, ठीक है, पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन्वॉल्वड इन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर ऑफ आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। उसकी दो यूनिट्स हैं, यूनिट ए और बी। यूनिट ए और बी, यूनिट ए जो है ना वो एसईजेड में, और यूनिट बी जो है वो डीटीए में। डीटीए यानी नॉर्मल टैक्स रेट टैक्स लगता है। 6 ईयर्स ऑफ कमेंसमेंट यानी 50% टैक्स मिलेगा, 50% 10 डबल ए मिलेगा, which ended on 31st March 2025. LLP has providing the following information दे रखी है। यूनिट ए एसईजेड वाली है और ये है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वाली। ठीक है, देखो टर्नओवर कितना 1200 लाख का, 1200 लाख। डोमेस्टिक टर्नओवर कितना 200 लाख। ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिला इतना, ये अर्निंग्स है। ठीक है, उसके अलावा कितना प्रॉफिट ऑन इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, ये भी प्रॉफिट है। इसमें से सैलरी पे की, इसमें से अदर एक्सपेंसेस पे की। सर नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 520 लाख रुपीज का आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, 520 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट है। यहाँ पे 520 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट लेंगे यूनिट ए का। यूनिट बी क्या बोलती है? यूनिट बी का भी प्रॉफिट 783 लाख रुपीज का है, 753 लाख रुपीज का है। ठीक है, प्रॉफिट तो इतना ही लेंगे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक्सपेंस ऑफ 24 लाख रुपीज यूनिट ए में आर डिसअलाउएबल अंडर सेक्शन 43 बी। इसको 43 का इसको ऐड बैक कर देंगे। एंड कहता है एक्सपोर्ट सेल्स received in India amounts to 1040. Export sales of 12 lakh rupees include freight and इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 200 लाख रुपीज एंड रियलाइजेशन ऑफ इंक्लूड्स कितना 1040। ठीक है, इस पे आएंगे, बाद में आएंगे। उसके अलावा एक्सपोर्ट सेल्स रिसीव्ड इन इंडिया 850 एक्सपेंसेस चार्ज आर टू बी डिसअलाउड 43 में, इसमें 47 लाख रुपीज ऐड बैक करना है। यानी अगर मेरे को पीजीपीपी पूछा जाना पीजीपीपी कितना बनेगा, तो पीजीपीपी तो इन चारों का टोटल बन जाएगा 520 प्लस 43 प्लस 753 प्लस 47, कुल मिला के 1363 का तो पीजीपीपी बनेगा हमारा। एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको। देखो भाई, मुझे चेक करना बड़ा जरूरी लगता है। मुझे लगता है आप सेल्फ सॉल्व तो करवा नहीं रहे, तो मेरे से गलत हो जाएगा तो क्या करूंगा मैं? है पीजीपीपी तो सही निकालू। 1326 गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ये 24 लाख है ना यार, 24 लाख है ना। ठीक है, ये भी 502 है यार, क्या गलतियां करवा रहे हो यार मेरे से। 1326 हमारा बच जाता है टीजीपीपी। अब अपने को चाहिए कितना? अपने को चाहिए सिंपल सिंपल 10 डबल ए चाहिए, 10 डबल ए माइनस करना है आपको। 10 डबल ए के लिए क्या चाहिए होता है अपने को? एक्सपोर्ट प्रॉफिट चाहिए होता है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट, या यूं बोलूं एसजेड का प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। एसजेड का प्रॉफिट कितना है ये बताओ मेरे को। एसजेड का प्रॉफिट अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं, मेरा एसजेड का प्रॉफिट नहीं आ जाएगा 502 प्लस 24? क्या ना सिंपली से कि 526 मेरा एसजेड का प्रॉफिट है, 526 मेरा एसजेड का प्रॉफिट है। यस,
लेकिन सर मैं एग्जैक्टली इसको यूज नहीं कर सकता, मैं इसको साइड में कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में वर्किंग कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एसजेड का प्रॉफिट कितना है? 526। इसको मैं एग्जैक्टली यूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसमें ना ड्यूटी ड्रॉबैक भी इंक्लूडेड है और इम्पोर्ट इंटाइटलमेंट भी इंक्लूडेड है, इसको हटाना पड़ेगा। 38 माइनस 24, इसको हटा दिया मैंने, मेरा एसजेड का प्रॉफिट आ गया प्रॉपर। एक्सपोर्ट टर्नओवर मेरा कितना है सर? 1200 लाख का, 1200 लाख का टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर है, ठीक है। सर इसमें से क्या बोला देखना, देखना ध्यान से मेरे साथ, एक एक लाइन पढ़ना बहुत काम की चीज है, इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ होगी अगर क्वेश्चन चेंज हो गया तो। एक्सपोर्ट सेल्स रिसीव्ड इन इंडिया कितनी है? 1040 रुपए की रिसीव्ड इन इंडिया है। यानी सर एक्सपोर्ट टर्नओवर 1200 का तो है ही नहीं, हमारा 1040 का मानना पड़ेगा, क्योंकि रिसीव तो 1040 ही हुआ है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट 1200 लाख इंक्लूड फ्रेट 200 रुपए का, 200 लाख का। सर कह रहा है जो 1200 का है ना, 1200 का एक्सपोर्ट टर्नओवर, उसमें से 200 तो सिर्फ फ्रीट का इंक्लूडेड है, और जो 1040 लिखा हुआ है ना, 1040, इसमें से 140 फ्रीट इंक्लूडेड है, यानी 140 में से 1040 में से फ्रीट हटाना पड़ेगा 1040 में। टोटल टर्नओवर कितना बनेगा? टोटल टर्नओवर 1200 है हमारा, प्लस 200 है। इस 1200 में लेकिन क्योंकि 200 का फ्रीट इंक्लूडेड है, 200 का फ्रीट माइनस कर दूंगा, यानी कुल मिला के अगर मैं सारे फिगर्स को यहाँ चेक करूँ तो 526 माइनस 38 माइनस 24 बनेगा 464 इंटू 1040 माइनस 140, 900 डिवाइडेड बाय 1200। 343 बनेगा, इस 348 बनेगा, इसका 50% अपने को अलाउ होगा। 174 का अपने को डिडक्शन मिलेगा, 10 डबल का। फिंगर्स क्रॉस्ड सही हो जाए तो मजा आ जाए, मस्त। 174। दिल से किया हुआ गलत नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, दिल से किया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होता। और अगर नहीं करना, इस पे 1326 पे 18% का लगा के देखो, 18.5% का एएमटी लगाओ, जो आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इस पे माइनस करने के बाद जो फिगर आ रहा है, इस पे 30% टैक्स लगाना, प्लस 12% का एजुकेशन सेस सरचार्ज, प्लस 4% एजुकेशन सेस, एएमटी निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन दे रखा है हमारे मॉड्यूल में, आप आराम से करोगे, आराम समझ में आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं इस क्वेश्चन में। लोकेश, सिंपल वाला क्वेश्चन, जो महेश वाला क्वेश्चन है ना, महेश वाला हमारा बुक का, महेश वाला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 डाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, सेम वही क्वेश्चन है अपना, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस लोकेश के बदले नाम उसने महेश कर दिया। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, आपका आंसर भी बिल्कुल सेम मैच करने वाला है। आप देखोगे आपको पूरी तरह से बच जाएगा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है। इसने टैक्स रेट तक नहीं बदले, इसने टैक्स रेट तक नहीं बदले, आपको पूरा पूरा आंसर सेम मिल जाएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला अपना कौन सा था, फर्स्ट वाला, नर्मदा लिमिटेड इस कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स, इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 350 लाख रुपीज का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। 1 लाख रुपए की फीस दे रखी, डायरेक्टर्स को टीडीएस नहीं काटा, 30% डिसअलाउ हो जाएगा, 30 के डिसअलाउ एड बैक करना पड़ेगा। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, सर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कहना सिंपली से कि ओपनिंग स्टॉक 200 का है और क्लोजिंग स्टॉक 255 का है, दोनों का डिफरेंस ओवर वैल्यूड है, यानी 55 लाख रुपए में ओवर वैल्यूएशन किया हुआ है, यानी 55 लाख 110% के बराबर है, और अपने को 10% निकालना है। तो कहना है सिंपली से कि 500 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, 5 लाख रुपए का अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो नहीं समझ में आया, वापस आओ इधर आओ। 200 लाख है और ये 255 लाख है, कह रहे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी 110% के बराबर है, होना कितना चाहिए? 100%। कितना होगा? 200 डिवाइडेड बाय 110 इंटू इंटू 100, होना कितना चाहिए सर? 181.81। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 255 है, डिवाइडेड बाय 101 1.1 इंटू, हाँ, होना कितना चाहिए? 231.81। सर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा डला हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा डला हुआ है, यानी खर्चा ज्यादा डला हुआ है, खर्चा ज्यादा डला हुआ है, खर्चे को कम करना है तो एड बैक करना पड़ेगा, यानी सर 18.18.18 एड बैक करना पड़ेगा, 18.18 एड बैक करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारी इनकम ज्यादा डली हुई, इनकम को कम करना है, इनकम को कम करना है, इनकम को कम करना है, तो माइनस करना पड़ेगा। कितना 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 माइनस करना पड़ेगा? 23.18 माइनस करना पड़ेगा, यानी प्लस करूंगा 18.18 माइनस करूंगा 23.18, यानी कुल मिला के नेट में 5 लाख रुपए माइनस करूंगा। दिस इज द एडजस्टमेंट। एक बार फिर से सुनना, बात को समझ में आ जाएगा बेहतर। डेप्रिसिएशन एड बैक कर दो 50 लाख, 9 लाख रुपए नेशनल लेबोरेटरी में एड बैक किया हुआ खर्चा एड बैक करोगे, जीएसटी 2.1 लाख रुपीज पर्टेनिंग
ठीक है, पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर 24-25 सर कभी भी अगर जीएसटी अनपेड रहता है ना ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक इस साल में खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। 43 बी कहता है कि अगर कोई भी टैक्स पेबल है, अगर आपने पे नहीं किया तो डिसअलाउ हो जाता है, जीएसटी भी उसी का ही पार्ट बनता है। Company has also purchased goods worth rupees 63 lakh rupees from Saraswati Limited in which directors have substantial interest. Fair market value 58 लाख है। 58 लाख का माल आपने 63 में खरीद लिया, यानी 5 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया, which is disallowed। कंपनी ने कैश पेमेंट 5 लाख रुपए कर रखा है ड्यू टू कैश डिमांडेड बाय द सप्लायर। कैश पेमेंट ट्रांसपोर्टर को किया फॉर लॉरी इन द फॉलोइंग डेट्स। अच्छा, 5 लाख रुपए जो आपने कैश पेमेंट किया, पहले बात तो आपका 40A3 में डिसअलाउ हो जाएगा। उसके अलावा आपने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया 40,000 रुपीज का, इसको एड बैक करना पड़ेगा। 35,000 अलाउड है, 52,000 आपको एड बैक करना पड़ेगा। उसके अलावा कंपनी ने लीगल एक्सपेंसेस पे किए 5 लाख 4 लाख रुपीस फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स का खर्चा अलाउड हो जाता है, राइट शेयर्स का खर्चा डिसअलाउ हो जाता है, तो राइट शेयर्स वाला एड बैक करना पड़ेगा। सर राइट शेयर्स का खर्चा क्यों डिसअलाउ होता है, समझो। जिस किसी भी एक्सपेंडिचर में शेयर कैपिटल बढ़े और बैंक बैलेंस भी बढ़ जाए, दोनों बढ़ जाए, सर ये खर्चा हमेशा डिसअलाउ होता है। बोनस राइट शेयर्स पे एड बैक करना पड़ता है क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ती है, बोनस बढ़ता है। अगर कभी आईपीओ आ रहा है, एफपीओ आ रहा है, इन सब पे खर्चा एड बैक करना पड़ जाता है। डोनेशन अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को कर रखा है, पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन आपका 17 लाख रुपीस एड बैक करना पड़ जाता है। सर नेशनल लैबोरेटरी खर्चा एड बैक नहीं करना पड़ता। नेशनल लैबोरेटरी इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर, इट इज अलाउड। पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन किया ना वो 80 जी जी बी में मिल जाता है आपको डिडक्शन 17 लाख रुपीस। नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना 62 लाख रुपीस माइनस करना पड़ेगा। डेट ऑफ 4 लाख रुपीस, ठीक है, 4 लाख रुपए का था, which was claimed bad debt, a sum of 2 lakh rupees is recovered। ठीक है, रिकवरी ऑफ बैड डेट इज नॉट गिवन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहता है कि 4 लाख रुपए आपने बैड डेट क्लेम कर रखा था, 4 लाख आपको मिल गया था, इस साल आपको 2 लाख रिकवर हो गया, तो जितना मिलता है सर 2 लाख रुपए आपके लिए इनकम बन जाती है, तो 2 लाख आपको इनकम बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने इम्पैक्ट नहीं दे रखा, आप दोगे। कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 22-23 में 390 लाख का है और 23-24 में 400, यानी सर प्रीवियस ईयर 23-24 का 22-23 का देखना पड़ता है। 390 करोड़ है, यानी सर 25% टैक्स रेट लगेगा। सर जो निकालोगे इससे 25% टैक्स रेट लगा देना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं रेट करना चाहूँ आपसे, रेट करना चाहूँ पेपर कैसा आया, मुझसे पूछोगे ना, दिल की बात बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, अगर पेपर आपको मुश्किल लगा तो बात अलग है, बट मैं दिल से बता रहा हूँ। एमसीक्यूज अगर आपने केस स्टडी डाइजेस्ट कर रखा है, केस स्टडी डाइजेस्ट के जो 35 एमसीक्यूज है ना वो कर रखे हैं ना, तो आपको एमसीक्यू 30 में से 28 आ जाने चाहिए, आ जाने चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे रिपीटेड केस स्टडीज आए हैं। प्लस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में से 70 मार्क्स से क्वेश्चन में से ना नियरली 65 मार्क्स से क्वेश्चन न्यू आए हैं। सॉरी न्यू नहीं, ओल्ड क्वेश्चन सारे देखे हुए क्वेश्चन आए, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आया। तो अगर आपने प्रैक्टिस कम कर रखी है, प्रेजेंटेशन कम कर रखी है, तो भी आपके 60 से 65 मार्क्स आपके आराम से आने चाहिए। अपर एंड पे 75 से 80 मार्क्स भी आ सकते हैं इस पेपर में, इतना सिंपल पेपर था ये। अगर कम आ रहे हैं, बिलीव मी, यू नीड टू वर्क हार्ड। और अगर ज्यादा दिक्कत जा रही है, केस स्टडीज के लिए देखो, केस स्टडी डाइजेस्ट के लिए 35 एमसीक्यूज में रोज सॉल्व करवा रहा हूँ रात को, सिर्फ 10 मिनट्स ईच। 10 मिनट्स ईच रोज मेरे को दे दो, मैं केस स्टडी सॉल्व करवा दूंगा। मैंने क्वेश्चन आंसर्स के लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरे के पूरे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब पे, करके देखो, मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। डी डबल ए हो जाए, ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाए, एनआर टैक्सेशन में सब करवा रखा है यार, तुम आओ तो सही, सब किया हुआ मिलेगा तुम। कैपिटल गेन पीजीपी पीजीपी तक पूरे करवा रखे हैं। उसके अलावा भी तुमको दिक्कत आ रही है, तुम्हारे लिए केस स्टडीज का पूरी की पूरी बुकलेट शेयर कर रखी है मैंने, पूरी की पूरी बुकलेट शेयर कर रखी है। इसमें आईसीआई ने जितने भी मॉड्यूल में केस स्टडीज दे रखे सब इंक्लूडेड है। भाई किसका वेट कर रहे हो तुम? अगर तुमको ये पेपर मुश्किल लग रहा है ना, बिलीव में तुम्हारी तैयारी कमजोर है। यू नीड टू वर्क हार्ड। चलो ठीक है फिर, आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। अगर नए आए हो, दिल से मेहनत अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक करना एंड जरूर कमेंट डाउन करना कि आई विल पास इन दिस नीट 25 अटेम्प्ट, और वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, बट मुझे मोटिवेशन जरूर मिल जाता है। ख्याल रखो अच्छे से पढ़ाई करो। कोई सवाल संशय संदेह आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। टेलीग्राम चैनल पे आओ, टेलीग्राम चैनल पे मैं ऐसी बहुत सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे आपका वैल्यू एडिशन हो सके। आओ, मिलके करते इस अटेम्प्ट में क्लियर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय स्टडी।